guys, welcome back to Loggery, and I'm back with another session, another discussion. Today we are going to discuss about legal current affairs of August 2021. तो लीगल करंट अफेयर्स की वीडियोस किसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है? अगर आप किसी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम या 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप AILAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप स्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप NLAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप BHU के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, PU के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, DU के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जुडिशरी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप LLM क्लैट PG या LLM के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक लॉ स्टूडेंट हो, आप एक एडवोकेट हो, यू शुड स्टे अपडेटेड एंड यू शुड वॉच द वीडियोस, राइट। अब मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, अभी तक मैं आपकी वीकली लीगल करंट अफेयर्स की वीडियो कर रही थी एंड आई होप हम वापस आ सके इनके साथ, बट मैंने जो आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि मैं लीगल करंट अफेयर्स कवर करवाऊंगी, वो मैं आपके कवर करवा रही हूँ एंड इंस्टेड मैं आपके नॉर्मल करंट अफेयर्स के भी जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करवा रही हूँ, राइट। तो सारी वीडियोस जो लिंक है उन वीडियोस के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो आई हैव स्टूड बाय माई प्रॉमिस कि मैं लीगल करंट अफेयर्स आपके कवर करवाऊंगी। जुलाई के हमारे थोड़े से करंट अफेयर्स रहते हैं, वो मैं आपके कवर करवा दूंगी, प्रॉमिस रहा मेरा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. Important सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पे ऑलरेडी एक सेशन कर चुकी हूँ, आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कंप्लीट। इसके अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की जो है वो डिस्कस करी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेक करना। दिस इज पार्ट 1, ओके। दिस इज पार्ट टू हमने किया इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स अगस्त 2021 के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीवन। डू वॉच, लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिल्स। अब हमें पता है कि लोकसभा का सेशन लगा था, लोकसभा के सेशन में बिल्स पास हुए हैं, तो इस बार लीगल न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा थी बिकॉज ऑफ दीज बिल्स। इन बिल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो करा है, ये भी इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स का पार्ट बनते हैं। कुछ थोड़े बहुत बिल्स हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, बट डिटेल्ड डिस्कशन करा हुआ है आपका इस वीडियो के अंदर, तो ज़रूर जाके चेक करना, सुनना। यू शुड हियर दीज वीडियोज एज पॉडकास्ट, यू कैन हियर इट एज पॉडकास्ट, नहीं तो आप नोट्स बना सकते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नोट्स बनाने स्टार्ट करो, बिकॉज इन नोट्स से ही आप देन फिर रिविजन कर सकते हो, राइट। मैंने एक अलग से वीडियो करी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी पे। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो ओल्ड व्हीकल्स हैं उनको कैसे स्क्रैप ऑफ करा जाएगा, क्या गाइडलाइंस है, क्या करा है क्या नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर करवाए हैं, आपके कंप्लीट नोट्स बन जाएंगे इस वीडियो से, ठीक है ना। नेक्स्ट इज 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगेन आई हैव डन अ सेपरेट वीडियो, लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, राइट। अब बात करते हैं हम। स्टैंडिंग कमिटी ऑन वाटर रिसोर्सेज अर्ज द गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी डिप्लोमेटिक मेजर्स टू रीनेगोशिएट द इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन वाटर रिसोर्सेज, उन्होंने क्या कहा है कि आपको रिकंसिडर करनी चाहिए क्या इंडस वाटर ट्रीटी, वो किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ है। तो हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी, नोट करेंगे साथ साथ। नाउ अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960, हमें पता होना चाहिए कब साइन हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब साइन हुई है ये ट्रीटी, 1960 में। ऑल द वाटर्स ऑफ द ईस्टर्न रिवर्स, ऑल द वाटर्स ऑफ ईस्टर्न रिवर्स आर, वो कौन सी है, सतलुज, ब्यास एंड रावी, आर लोकेटेड टू इंडिया, एलोकेटेड फॉर इंडिया फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज। ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया को कौन सी रिवर्स मिली है, ईस्टर्न रिवर्स। वो कौन सी रिवर्स है ये हमें पता होना चाहिए। RBS हमें मिला है, RBS हमें मिला है, दैट इज रावी, सतलुज, ब्यास एंड सतलुज, राइट। एंड वेस्टर्न रिवर्स किसको मिली है, द वाटर्स ऑफ वेस्टर्न रिवर्स कौन सी है, झेलम, GIC, JIC, माइक होता है, मिक, जिक क्या है, झेलम, इंदस एंड चेनाब। झेलम, इंदस एंड चेनाब किसको मिला है, हैज बीन असाइन लार्जली टू
पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से नोट कर लेंगे एंड पॉइंटर फॉर्मेट में आपके नोट्स होने चाहिए। नेक्स्ट पढ़ें, आगे चलें। According to the treaty, India has been given the right to generate hydroelectricity through runoff the river projects on the western rivers. Western rivers किसकी हैं? पाकिस्तान की हैं, but इंडिया को क्या right मिला हुआ है? Right to generate hydroelectricity. This is an important question of which you should know the answer. ठीक है, through run off the river, जो run off the river projects हैं on the western rivers, subject to specific criteria for design and operation. The treaty also gives the right to Pakistan to raise objections to designs of Indian hydroelectric projects on the western rivers. ये सारे pointers बन जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडिंग कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस थी, ये हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड अब हम वही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बन सकता है इससे। गवर्नमेंट शुड एग्जामिन द फीसिबिलिटी ऑफ मेकिंग द मैक्सिमम यूज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी इन टर्म्स ऑफ, क्या करना चाहिए, जो टर्म्स ऑफ ट्रीटी है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए, यूज करना चाहिए। कैसे यूज करना चाहिए, कैसे यूज, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल असेसिबल वाटर ऑफ द ईस्टर्न रिवर्स। ठीक है ना, वो कहते हैं कि फुल यूटिलाइजेशन, प्लीज मेक श्योर ऑफ दिस। क्या कह रहे हैं, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल accessible water of the eastern rivers and the maximum utilization of the irrigation and hydropower potential of western rivers including permissible water storage। ठीक है ना, जितना हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो यूज करो वेस्टर्न रिवर्स का। वेस्टर्न रिवर्स का यूसेज किसके पास है, पाकिस्तान के पास है, और ईस्टर्न का किसके पास है, इंडिया के पास है। ठीक है ना, तो इंडिया का तो वाटर जो है वो फुल यूटिलाइज करो यहाँ पे हाइड्रो पोटेंशियल के लिए और यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉर इरिगेशन। ठीक है ना, ये नोट करेंगे। नेक्स्ट इज द पैनल ऑब्जर्व दैट ऑल्दो द इंडस वाटर ट्रीटी हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, इट इज ऑफ व्यू दैट द ट्रीटी वाज फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ इट्स अग्रीमेंट इन द 1960s. Perspective of both the nations at that time was confined to river management and usage of water through construction of dams, barrages, canals and hydropower generation. तो वो कहते हैं कि ये थोड़ी ओल्ड हो गई, क्योंकि तब जो टेक्नोलॉजी थी उसको वो कब, मतलब ओल्ड कैसे कि उस टाइम के नॉलेज और टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है ना, प्रेजेंट डे प्रेसिंग इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों चेंज, मेजर रीजन क्या बोला जा रहा है ये। ठीक है, मेजर रीजन क्या बोला जा रहा है, क्यों आपको रीनेगोशिएट करनी चाहिए। प्रेजेंट डे इश्यूज जो है आपके, जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग and environmental impact assessment etc. were not taken into account by the treaty. क्या क्या नहीं कंसिडर किया गया था तब, क्लाइमेट चेंज, ये जरूरी है, ये आपको पता होने चाहिए, ये आपको मग अप करने पड़ेंगे। क्यों करने को बोल रहे हैं, क्योंकि तब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज को और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट के बारे में बात नहीं किया। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, ये आपको नोट करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आपका बन सकता है। ओके, In view of this, there is a need to renegotiate the treaty so as to establish some kind of institutional structure. ये भी रिकमेंडेशन है। क्या रिकमेंडेशन दी है, रिकमेंड क्या करा है कि आप एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्रिएट करो टू एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर अवेलेबिलिटी इन द इंडस बेसिन। ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है वाटर अवेलेबिलिटी पे इंडस बेसिन में, उसके अकॉर्डिंग एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर या लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क लेकर आओ। एंड अदर चैलेंजेस विच आर नॉट कवर्ड अंडर द ट्रीटी, वो अदर चैलेंजेस हमने पढ़ लिए हैं, तो आपको ये याद रखना है। क्या बनाने को बोल रहे हैं वो, एक क्या लेकर आने को बोल रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। वो क्या करे, एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये हम नोट कर लेंगे बिकॉज ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, उन्होंने दूसरी बात करी, एक तो पाकिस्तान की बात करी और दूसरी जो स्टैंडिंग कमेटी ने बात करी वो थी चाइना से रिलेटेड। वो क्या कहा वो हम देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री पैनल इन इट्स रिपोर्ट बिफोर लोकसभा ऑब्जर्व दैट इंडिया इज नॉट हैविंग एनी वाटर ट्रीटी विद चाइना। ये बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए। क्या, नोट कर लो दैट इंडिया इज नॉट हैविंग एनी वाटर ट्रीटी विद चाइना, वाटर ट्रीटी हमारी कोई नहीं है। ठीक है, हाउएवर बोथ द नेशंस हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज रिवर्स। ठीक है, बट MOU साइन किए हुए हैं।
ट्रीटी कोई भी नहीं है, बट हमने क्या साइन किए हुए हैं, एमओयूज साइन किए हुए हैं, याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज एमओयूज किससे रिलेटेड साइन किए हुए हैं, ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज। क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है इस पॉइंट से, किस रिवर से रिलेटेड एमओयू साइन किए हुए हमने, ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज। नाउ MOUs on Brahmaputra and Satluj rivers will be in force for 5 years. MOUs are renewed regularly. ठीक है, according to panel, expert level mechanism ELM is also in place between India and China to ensuring cooperation with respect to provision of hydrological data. ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल डाटा जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं बाय चाइना इन फ्लड सीजन, इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड अदर इश्यूज रिलेटेड टू ट्रांस बॉर्डर रिवर्स। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है, नॉर्मल जब पीसफुल टाइम्स चल रहे होते हैं तब तो ठीक है, बट थोड़ी सी भी अगर बॉर्डर पे टेंशन आ जाती है तो चाइना क्या ये हमारे साथ शेयर करता है ये डाटा, वो पढ़ते हैं। पैनल एक्सप्रेस्ड सेटिस्फैक्शन ओवर चाइना शेयरिंग हाइड्रोलॉजिकल डाटा ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज रिवर ऑन पेमेंट basis. It was only in 2017 when no data was supplied by it amid the 23-day Dhoklam standoff between both the countries. इसको as it is नोट कर लीजिए, किस टाइम पर हमें डाटा नहीं प्रोवाइड किया था चाइना ने, 2017 के अंदर नो डाटा वॉज सप्लाइड। क्यों? क्योंकि ढोकलम स्टैंड ऑफ चल रहा था 73 डे का, ठीक है ना, तो उन्होंने डाटा नहीं शेयर किया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इन नवंबर लास्ट ईयर, यांग जियोंग, द चेयरमैन ऑफ पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, सेड हिज कंट्री विल इम्प्लीमेंट हाइड्रो पावर एक्सप्लॉयटेशन इन द डाउनस्ट्रीम ऑफ द यारलुंग जांगबो रिवर। अब ये मैंने स्पेसिफिकली पॉइंट इसलिए डाला है बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि चाइना के अंदर ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, तिब्बतन में, बेसिकली नॉट चाइना, तिब्बत के अंदर क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, उसका नाम क्या है, यारलुंग जांगबो। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यारलुंग जांगबो, राइट। तो वहां पे कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट्स बनेंगे एंड द प्रोजेक्ट कुड सर्व टू मेंटेन वाटर रिसोर्सेज एंड डोमेस्टिक सिक्योरिटी। ठीक है ना, तो अब इस चीज पे पैनल ने क्या एक्सप्रेस किया, पैनल एक्सप्रेस्ड इट्स एप्रीहेंशन रिगार्डिंग रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बाय चाइना एज सच प्रोजेक्ट्स कुड नॉट लीड टू डाइवर्जन ऑफ वाटर बट देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट वाटर कैन बी stored in pondages and released for running turbines. This in turn could create diurnal variation in the downstream flow impacting water flow in Brahmaputra river. ठीक है ना, तो water flow impact कर सकता है ये जो projects हैं। As a result, committee recommends that India to constantly monitor Chinese actions to ensure that they do not pursue any major interventions on Brahmaputra. तो उन्होंने क्या recommend किया है, ये important है, क्या recommend किया है कि आप रेगुलर चेक करो, मॉनिटर रखो, ठीक है ना, चाइना की एक्टिविटीज पर। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय चाइनीज अथॉरिटीज ऑन मेन स्ट्रीम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट, चाइनीज अथॉरिटीज डिक्लेयर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एट जांगबू एज ऑपरेशनल इन अक्टूबर 2015। ठीक है ना, तो ये रिकमेंडेशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, Election Commission launched a new initiative on August 26, 2021 in order to reach out to new voters by sending them a personalized letter along with voter identity card. ठीक है, ये हमने नोट नहीं करना, जो हमने नोट करना है वो करना है कि अंडर द न्यू इनिशिएटिव अ पैकेज वुड बी सेंड टू न्यू वोटर्स विच विल इंक्लूड, क्या इंक्लूड करेगा, एक तो वोटर गाइड फॉर न्यू वोटर्स इंक्लूड करेगा, कंग्रेचुलेटरी लेटर, बिसाइड्स अ प्लेज फॉर एथिकल वोटिंग एंड प्लस द वोटर ID कार्ड। ठीक है, ये हमें याद रखना है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इनिशिएटिव। द इनिशिएटिव वॉज लॉन्च ड्यूरिंग अ 2-day सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये स्वीप, ये एक इनिशिएटिव है, इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। तो स्वीप जो एक इनिशिएटिव है उसके अंदर एक वर्कशॉप कंडक्ट करी गई थी एंड उसके अंदर ये स्टेप लिया गया है। दिस वर्कशॉप वॉज ऑर्गेनाइज विद द एजेंडा ऑफ रिव्यूइंग स्टेट स्वीप प्लान्स एंड कंडक्ट एक्सटेंसिव डेलिब्रेशंस ऑन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्वीप इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी फॉर फोर्थकमिंग असेंबली इलेक्शंस। क्या किया गया था कि जो फोर्थकमिंग असेंबली इलेक्शंस है उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। स्वीप क्या है वो देखते हैं। What is sweep? स्वीप की फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। प्लीज इसकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। स्वीप क्या है, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। ठीक है, बेटर नोन एज स्वीप इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करवाता है, इलेक्शंस करवाता है।
ठीक है ना, फॉर वोटर एजुकेशन, स्प्रेडिंग वोटर अवेयरनेस एंड प्रोमोटिंग वोटर लिटरेसी इन इंडिया। तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट पॉइंट हमारा फुल फॉर्म बनेगा। सेकंड ये किसका इनिशिएटिव है ये हमें पता होना चाहिए। थर्ड इसका काम क्या है प्रोग्राम का, स्प्रेड वोटर अवेयरनेस, ठीक है ना। सिंस 2009, कब आया ये, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कब आया ये 2009। दे हैव बीन वर्किंग टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग इंडियाज इलेक्टर्स एंड इक्विपिंग देम विद बेसिक नॉलेज रिलेटेड टू इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है, ये काम है इसका, राइट। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे इसमें से निकलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये न्यूज़ में आ गया है, तो हमें इस प्रोग्राम के बारे में, इस इनिशिएटिव के बारे में पता होना चाहिए, राइट। Assam Assembly passed the Assam Cattle Preservation Bill 2021। ये इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि किसने कैटल प्रिजर्वेशन बिल पास किया है 2021 में। असम ने अभी तक पास किया है, राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल prohibits the sale and purchase of beef in areas inhabited by non-beef eating communities। क्या prohibit क्या है, कहाँ पर सेल एंड परचेज ऑफ बीफ, कहाँ किन एरियाज में प्रोहिबिट किया है, जो इनहेबिटेड है नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटीज से। इट ऑल्सो प्रोवाइड, मतलब जहाँ पर जो कम्युनिटीज बीफ नहीं खाती, बीफ होता है काऊ का मीट, राइट, जो कम्युनिटीज काऊ का मीट नहीं खाती, जहाँ जिस एरिया में वो है वहाँ पे सेल और परचेज नहीं हो सकता बीफ का, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स द सेल एंड परचेज ऑफ बीफ विद इन अ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर ऑफ अ टेम्पल और अ सत्रा, दैट इज वैष्णवाइट मोनास्ट्री, ठीक है ना। तो जहाँ पे टेम्पल्स हैं और जहाँ पे मोनास्ट्री है, मोनास्ट्री कौन सी है, वैष्णवाइट मोनास्ट्री, ठीक है, वहाँ के उसके रेडियस के 5 किलोमीटर्स के अंदर भी ये बीफ बेचना अलाउड नहीं है। सेल एंड परचेज ऑफ बीफ इज नॉट अलाउड, इंपॉर्टेंट है, हम नोट कर लेंगे। दिस बिल विल रिपील द असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1950। ये इंपॉर्टेंट है, किसको रिपील कर रहा है, असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1950। It was passed with the aim of regulating slaughter, consumption, illegal transportation of cattle। क्यों regulating slaughter, जो काटना होता है, कंजम्पशन खाना, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल। इट प्रोहिबिट्स इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ कैटल टू फ्रॉम एंड थ्रू असम विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट्स। This clause was included ostensibly to look after cattle smuggling to बांग्लादेश। क्यों किया गया, क्या प्रॉब्लम फेस कर रही थी कि कैटल स्मगलिंग हो रही थी, कहाँ को, बांग्लादेश को, तो अब वैलिड डॉक्यूमेंट्स चाहिए इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए ऑफ कैटल, ठीक है ना। आप नोट कर लीजिए ये सारे, ये मैं आपको पॉइंट्स मार्क करवा देती हूँ अभी तक। नंबर 1 आपको ये पता होना चाहिए कि उस एरिया में नहीं हो सकता, टेम्पल जहाँ मोनेस्ट्री है 5 किलोमीटर के रेडियस में, किस बिल को रिपील कर रहा है, क्यों लेकर आया गया, कि स्लॉटर, कंजम्पशन और इलीगल ट्रांसपोर्टेशन को वो करने के लिए। प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे थे, स्मगलिंग हो रही थी, इलीगल स्मगलिंग हो रही थी कैटल की, कहाँ को, बांग्लादेश को, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। Next, Chief Justice of India N.V. Ramana administered oath of office to 9 new judges। कितने न्यू जजेस को, ये इंपॉर्टेंट है, 9 न्यू जजेस, 9 न्यू जजेस, ठीक है ना। इससे हमारी स्ट्रेंथ कितनी हो गई सुप्रीम कोर्ट की, विद द एडिशन ऑफ 9 जजेस टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, टोटल स्ट्रेंथ 9 ऐड हुए प्लस 9 हुआ तो हमारी स्ट्रेंथ कितनी होगी 33, और सैंक्शन कितनी है 34 इंक्लूडिंग 33 आउट ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 34 इंक्लूडिंग द CGI, तो जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दिस विल हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट व्हेन 9 जजेस विल टेक ओथ ऑफ ऑफिस इन वन गो। व्हेन 9 जजेस टुक ओथ, हो चुकी है ओथ उनकी, टुक ओथ ऑफ ऑफिस इन वन गो, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार, तो हमें नंबर याद रखना है, कितने जजेस ने एक साथ ली, 9 जजेस ने, ठीक है ना, और कितना टोटल हो गया 33, राइट। अब ठीक है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कितने जजेस बने, कितना सैंक्शन स्ट्रेंथ है, कितने अभी हैं, और ये पहली बार हुआ, ये 2 पॉइंट्स नोट कर लीजिए, ओके। एपेक्स कोर्ट हैज अपॉइंटेड वेरी फ्यू वुमेन जजेस सिंस इट्स इंसेप्शन। बहुत ही कम वुमेन जजेस अपॉइंट हुई हैं। एपेक्स कोर्ट किसको कह देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को, ये पता होना चाहिए, बहुत बच्चे पूछते हैं कमेंट्स में, सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट भी कह सकते हैं। एपेक्स मतलब सबसे टॉप और टॉप मोस्ट कोर्ट इंडिया की कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। In over 71 years, only 8 women judges have been appointed, ठीक है ना, ये भी है 8, सिर्फ अभी तक 8 women judges अपॉइंट हुई हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट वुमेन जज कौन सी थी, अगेन अब देखो यहाँ पे आप कहते हो स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट, ये देखो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। अभी तक कितनी अपॉइंट हुई है, 8 वुमेन। फर्स्ट वुमेन कौन सी थी, M. फतिमा बीवी, ठीक है, अपॉइंटेड इन 1989,
1989 के अंदर ये अपॉइंट करी गई थी, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, द प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस, रिवाइज कर लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कौन अपॉइंट करता है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द सीजेआई इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट फॉलोइंग अ कंसल्टेशन विद जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। सीजेआई कैसे अपॉइंट होता है? सीजेआई की फुल फॉर्म क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अपॉइंट होते हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं? इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉलोइंग अ कंसल्टेशन विद जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट, ठीक है ना। प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करते हैं सीजेआई को? इन कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट जजेस। अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैसे अपॉइंट? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हेड हो गए, ठीक है। अब अदर जजेस कैसे अपॉइंट करे जाते हैं? अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉलोइंग अ कंसल्टेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसल्टेशन विद सीजेआई एंड सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। द कंसल्टेशन विद सीजेआई इज ऑब्लिगेटरी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर दैन चीफ जस्टिस। जो कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है टू अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस वो ऑब्लिगेटरी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। इंपॉर्टेंट नेम ऑफ ऑल द 9 जजेस, तो हमें याद होने चाहिए 9 जजेस के नाम, बिकॉज पहली बार इतने सारे जजेस एक साथ अपॉइंट हुए हैं तो क्वेश्चन बन सकता है। जो वुमेन जजेस हैं उनको मैंने अंडरलाइन और बोल्ड कर दिया है। जस्टिस बीवी नगारत्ना एंड इज slated to be Chief Justice of India in 2027 and she would be the first woman Chief Justice of India. First woman Chief Justice of India, which is an important question in itself. तो हमें इनका नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना है। Justice Hima Kohli is the next like woman judge and फिर उसके बाद Justice Bela M त्रिवेदी। बाकी सारे जजेस हैं उनके नाम आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये हमें याद रहने चाहिए। इनको जब बार बार रिवाइज करोगे तो ये अपने आप आपको याद रहेंगे। ड्रोन रूल्स 2021, ठीक है। ड्रोन रूल्स आ गए हैं 2021 के। तो इन मार्च 2021 द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन MOCA पब्लिश द UAS रूल्स 2021। UAS की फुल फॉर्म क्या है? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2021 लेकर आए थे मार्च 2021 में। दे वर perceived by academia, startups, end users and other stakeholders as being restrictive in nature as they involved considerable paperwork and required permissions for every drone flight and very few free to fly green zones were available, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रूल्स लेकर आए थे? UAS रूल्स। UAS की फुल फॉर्म लिख लो, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स। प्रॉब्लम क्या थी उसके अंदर? कि जो स्टार्टअप्स थे, अकेडमिया था, उन्होंने क्या कहा कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर है। क्यों रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर है? क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व है, परमिशंस चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही कम फ्री टू फ्लाई ग्रीन जोन्स हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स थी, हमें प्रॉब्लम्स भी पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि क्यों UAS रूल्स 2021 क्यों नहीं लागू किया गया, न्यू रूल्स क्यों लेकर आए गए। तो ये हमारा पैसेज जो है ये आंसर दे देता है इसका, बट हम इसको पॉइंट ऑफ फॉर्मेट में नोट कर लेंगे, ठीक है। अनमैन्ड सिस्टम्स UAS commonly known as drones offer tremendous benefits to almost all sectors of the economy like agriculture, mining, infrastructure, surveillance, emergency response। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सर्विलेंस में आप देखोगे पुलिस जो है वो आजकल ड्रोन्स उड़ाते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है वहाँ पे वो ऊपर ड्रोन्स उड़ रहे होते हैं। ड्रोन्स आपने शादियों में देखा है, वो जो पंखा जो ऊपर आता है तो इतनी हवा आती है ना जब हम डांस कर रहे होते हैं, तो वैसा सा वो ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन्स बहुत अलग टाइप के होते हैं, मिलिट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करे जाएंगे। अब वो दिन बहुत जल्द आने वाले हैं जब आपका अमेजोन का जो पार्सल है वो एक ड्रोन देकर जा रहा होगा, राइट। जियो स्पैटियल मैपिंग डिफेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड लॉ इन्फोर्समेंट एक्सेट्रा। देखिए जो ड्रोन्स हैं वो सिग्निफिकेंट क्रिएटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर ईज ऑफ यूज स्पेशली इन इंडियाज रिमोट एंड इनएसेसिबल एरियाज। इन व्यू ऑफ इट्स ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ्स इन इनोवेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फ्रूगल इंजीनियरिंग एंड ह्यूज डोमेस्टिक डिमांड, इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू बी ग्लोबल ड्रोन हब बाय 2030। बाकी सब छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया कब तक ग्लोबल ड्रोन हब बन जाएगा? 2030 ये कहा जा रहा है। प्लीज़ ये वाली पूरी की पूरी लाइन नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बिल्ड ऑन प्रीमाइस ऑफ ट्रस्ट, सेल्फ सर्टिफिकेशन एंड नॉन इंट्रूसिव मॉनिटरिंग। तो बहुत ज़्यादा पहले सर्टिफिकेशन थी जो पहले रूल्स आए मार्च 2021 में, बट यहाँ पे अब वो किस चीज़ पे बिल्ड, किस चीज़ पे? प्रीमाइस ऑफ ट्रस्ट, सेल्फ सर्टिफिकेशन एंड नॉन इंट्रूसिव मॉनिटरिंग, right, designed to assure an era of supernormal growth while balancing safety and security consideration. Several approvals abolished। पहले क्या था, बहुत ज़्यादा approvals लेने पड़ते थे, बट अब वो abolish कर दिए गए हैं। ये सब abolish
कर दिए गए हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ फॉर्म्स, तो ये सेवरल अप्रूवल्स अबॉलिश, ये नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ फॉर्म्स रिड्यूस फ्रॉम 25 to 5, पहले कितने फॉर्म्स भरने पड़ते थे 25, अब कितने भरने पड़ते हैं 5। टाइप्स ऑफ फी रिड्यूस फ्रॉम 72 to 74, पहले कितनी टाइप की फीस भरनी पड़ती थी 72, अब कितनी 4, राइट। क्वांटम ऑफ फी रिड्यूस टू नॉमिनल लेवल्स एंड डीलिंग विद साइज ऑफ ड्रोन, नॉमिनल लेवल पे फीस कर दी और पहले किस चीज पे बेस्ड थी, साइज ऑफ ड्रोन पे, अब वो ऐसा नहीं है। फॉर इंस्टेंस द फी ऑफ अ रिमोट पायलट लाइसेंस फी हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम ₹3,000 फॉर लार्ज ड्रोन टू ₹100 फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ ड्रोन एंड इज वैलिड फॉर 10 years, ठीक है ना। तो उन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको साइड बाय करा है न्यू रूल्स के अंदर। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म शैल बी डेवलप्ड एज अ यूजर फ्रेंडली सिंगल विंडो सिस्टम। क्या प्लेटफॉर्म, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, प्लीज नोट कर लीजिए प्लेटफॉर्म का नाम, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म डेवलप करा जाएगा, शैल बी अ यूजर फ्रेंडली सिंगल विंडो सिस्टम। There will be minimal human interference and most permissions will be self generated, ठीक है ना। बहुत कम ह्यूमन इंटरफेरेंस होगी और ज्यादा से ज्यादा परमिशंस कैसी होंगी, सेल्फ जनरेटेड, राइट। इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप विद ग्रीन, इंटरैक्टिव क्या बनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक अ नोट। इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप बनाया जाएगा, क्या होगा उसमें, जोन्स में डिवाइडेड होगा, क्या होगा, जोन्स में डिवाइडेड होगा। कौन कौन सी जोन्स होगी, हमारी होगी ग्रीन, येलो एंड रेड, ग्रीन, येलो एंड रेड zones होंगी, shall be displayed on the digital sky platform within 30 days of publication of these rules। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हम कहीं पे जाते हैं, हमारे पास ड्रोन है, ठीक है ना, हमें क्या पता है ये नो फ्लाइंग जोन है, ठीक है ना, तो इसीलिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें हमें पता चलेगा कि ये ग्रीन है जोन, येलो है और रेड जोन्स हैं, ठीक है ना। तो ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे होगा, इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप बनाया जाएगा, ये फ्रेज नोट कर लो। उसके बाद नो परमिशन रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग ड्रोन इन ग्रीन जोन्स, नोट कर लो, कोई परमिशन नहीं चाहिए अगर आप ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ा रहे हो। ग्रीन जोन मीन्स द एयर स्पेस अप टू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 400 feet or 120 meters that has not been designated as a red zone or yellow zone in the airspace मैप, ठीक है ना। ग्रीन जोन का मतलब क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 400 फीट और 120 मीटर, ये भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड द एयर स्पेस अप टू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 200 feet or 60 meters above the area located between a lateral distance of 8 and 12 kilometers from the perimeter of an operational airport, ठीक है ना। वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 200 feet और 60 meters above the area located between a lateral distance of 8 to 12 kilometers from a perimeter of an operational airport, ठीक है ना। Now yellow zone reduced from 45 kilometer to 12 kilometer from the airport perimeter, no remote pilot license required for micro drones for non commercial use and nano drones, ठीक है ना। जो मोस्टली लोग अपने, कुछ लोग टूरिस्ट के पास बहुत देखने को मिलते हैं, तो इनके लिए नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। एंड ये येलो जोन है, रिड्यूस फ्रॉम 45 किलोमीटर्स टू 12 किलोमीटर्स, ये सब नोट कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। नो रिक्वायरमेंट फॉर सिक्योरिटी क्लियरेंस बिफोर इशुएंस ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस, नो रिक्वायरमेंट ऑफ टाइप सर्टिफिकेट्स, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। पायलट लाइसेंस बाय R&D entities operating drones in own or renting premises located in green zone, no restriction on foreign ownership in Indian drone companies, import of drones to be regulated by DGFT, DGFT करेगी, ये नोट कर लो। रिक्वायरमेंट ऑफ इंपोर्ट क्लियरेंस फ्रॉम DGCA abolished, कवरेज ऑफ ड्रोन्स अंडर ड्रोन रूल्स 2021 इंक्रीज फ्रॉम 300 kg to 500 kg, दिस विल कवर ड्रोन टैक्सीज ऑल्सो। अब DGCA क्या है, डायरेक्टोरेट जर्नल ऑफ सिविल एविएशन, आप नोट कर सकते हैं, डायरेक्टोरेट जर्नल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है ना। नाउ शैल प्रिस्क्राइब, DGCA क्या करेगा, शैल प्रिस्क्राइब ड्रोन ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली बड़े ड्रोन उड़ाने हैं तो उसकी ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये किसी के ऊपर गिर जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो कितना बड़ा दे कैन इवन टेक
टेक पर्सन्स लाइफ, क्योंकि जो उनके फैंस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद ओवरसी ड्रोन स्कूल्स एंड प्रोवाइड पायलट लाइसेंसेस ऑनलाइन, ठीक है ना। तो ये कौन देखेगा, DGCA करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। रिमोट पायलट लाइसेंस टू बी इशूड बाय DGCA विद इन 15 days ऑफ पायलट रिसीविंग द रिमोट पायलट सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑथोराइज ड्रोन स्कूल थ्रू द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 15 days, मतलब इतने दिनों में लाइसेंस देना पड़ेगा। टेस्टिंग ऑफ ड्रोन्स फॉर इशुएंस ऑफ टाइप सर्टिफिकेट टू बी कैरिड आउट बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और ऑथोराइज टेस्टिंग एंटिटीज, कौन करेगा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट। ड्रोन रूल समझ में आ गए हमें, रेडी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट implemented the National Education Policy 2020 NEP 2020 in the state, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश MP becomes the second state in India to implement NEP 2020 after following कर्नाटका। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश सेकेंड स्टेट बन गई और फर्स्ट स्टेट कौन सी है, कर्नाटका, जिसने क्या इंप्लीमेंट किया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. Important. This new education policy will break all the shackles and help students in exploring outside their boundaries. Earlier, students were required to study subjects prescribed in a course, but now they will have the option to choose their subjects according to their interest. NEP 2020 also focuses on National Service Scheme, that is NSS, NCC, and skill-based development subjects. It will be implemented in all regions of the state, including 16 government universities and 40 private universities in some 4 years, which is a good news. हमें क्या याद रखना है, कौन सी स्टेट्स ने इंप्लीमेंट कर दिया, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। कर्नाटका फर्स्ट स्टेट थी, सेकंड कौन सी थी, मध्य प्रदेश, राइट। लोकसभा पास द ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म बिल्स दैट सीक्स टू अबॉलिश 9 एपिलेट ट्राइब्यूनल्स। कितने एपिलेट ट्राइब्यूनल्स अबॉलिश कर देंगे, 9, ये जरूरी है हमें याद रखना। और ये हमने ऑलरेडी मॉनसून बिल्स वाली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग, ठीक है। ट्राई टू वॉच दैट वीडियो बिकॉज उसके अंदर आपके सारे के सारे बिल्स जो इस बार लोकसभा का सेशन हुआ उसमें पास हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं वो मैंने डिस्कस कर दिया आपके लिए, राइट। बिल वॉज पास बाय वॉइस नोट। वॉइस नोट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल वोटिंग नहीं हुआ, बट क्या किया, स्पीकर ने बोला कि कौन इस बिल के फेवर में है, कौन अगेंस्ट है, लोगों ने हाथ खड़ा किया, लोगों ने मतलब हमारे जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, एंड अकॉर्डिंगली उसने डिसाइड कर दिया स्पीकर ने, राइट। तो वॉइस नोट से बिल पास हुआ है। ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 सीक्स टू रिप्लेस ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब ये सुप्रीम कोर्ट इसको क्वेश्चन करी है। क्यों सुप्रीम कोर्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस हमें पता है प्रेसिडेंट पास करते हैं, ठीक है ना, और ये परमानेंट नहीं होता है, लॉ परमानेंट होता है, ऑर्डिनेंस परमानेंट नहीं होता है। तो ये ऑर्डिनेंस जो था ये चैलेंज हो गया था सुप्रीम कोर्ट में, एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो कुछ प्रोविजंस थे, ऑर्डिनेंस के जो प्रोविजंस थे वो क्रॉस आउट कर दिए थे, राइट। टेन्योर से रिलेटेड, सर्विस ऑफ कंडीशन ऑफ चेयरमैन से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस थे जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिए थे, क्रॉस आउट कर दिए थे। बट लोकसभा में, पार्लियामेंट के अंदर ये बिल जो था, ये इसी जो प्रोविजंस क्रॉस आउट कर दिए थे ना, ये जो प्रोविजंस क्रॉस आउट कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, वो ही दोबारा से लेकर आए गए थ्रू ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021। तो अब क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, इनको क्वेश्चन कर रहा है कि आपने एक तो बिल पास किया वॉइस वोट के थ्रू, डिस्कशन नहीं हुई, तो और जो हमने प्रोविजंस क्रॉस आउट करी थी आपने वो ऐड कर दी, कैसे, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस चल रहा है ये, तो इसीलिए ये बिल बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि ऑर्डिनेंस का नाम क्या था, राइट। Bill provides for abolition of tribunals or authorities under several acts amending Cinematograph Act of 1952, Copyrights Act, Customs Act, Patents Act, Airport Authority of India, as well as Trademarks Act 1999. Easy way में बता दूं, ट्राइब्यूनल्स होते हैं, बहुत सारे एक्ट के अंदर ट्राइब्यूनल्स बने होते हैं जो स्पेसिफिक चीज़ों से रिलेटेड केसेस सुनते हैं, स्पेसिफिक केसेस सुनते हैं, ठीक है ना। ये जो ट्राइब्यूनल्स है ये रिमूव कर दिए गए हैं और इनके जो पेंडिंग केसेस हैं वो किसको दे दिया, जुरिस्डिक्शन ट्राइब्यूनल्स की, कॉमर्शियल कोर्ट्स को और हाई कोर्ट को। और ना ट्राइब्यूनल्स इंक्लूडिंग द फिल्म सर्टिफिकेशन एपिलेट ट्राइब्यूनल विल बी अबॉलिश्ड। मतलब अभी कोई चैलेंज करना होगा या कुछ भी करना होगा तो FCAT के पास नहीं जाएंगे, किसी और कोर्ट में जाएंगे, राइट। बिल विल ऑल्सो अबॉलिश ट्रिब्यूनल्स अंडर जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट ऑफ 2001 एंड कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट ऑफ 2002. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस फॉर चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ सर्टेन ट्राइब्यूनल्स, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा डिस्कशन में इसलिए है, आप देखोगे हर वीक इसके ऊपर न्यूज आ रही है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है कि जब हमने क्रॉस आउट कर दी थी
प्रोविजन। तो और इसलिए भी डिस्कशन में है कि बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स में जो मेंबर्स हैं वो अपॉइंट नहीं करे गए हैं, तो ये भी क्वेश्चन करा जा रहा है कि क्यों अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, बिकॉज जो इन ट्राइब्यूनल्स को केसेस सुनने की जुरिस्डिक्शन है वो केसेस और कोई नहीं सुन सकता, तो लिटिगेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो दिस बिल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हर रोज़ ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर में डिस्कस हो रहा है बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजंस, ऑर्डर्स, राइट। Governor can pardon the prisoners even before they have completed minimum 14 years of prison sentence. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट थी तभी मैंने यहाँ इंक्लूड करी है, बट ऑलरेडी ये जजमेंट मैं करवा चुकी हूँ आपको इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट वाली जजमेंट्स में, जो अगस्त 2021 का पार्ट 1 है। अगर आप इस जजमेंट को लॉगरी स्टाइल में समझना चाहते हो, जिसके अंदर कि मैं आपको सेक्शन पूरा का पूरा समझाऊंगी, फिर हम जजमेंट के पार्ट समझेंगे एंड देन हम अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से। अगर वैसा समझना चाहते हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर सकते हो। पीडीएफ भी मिलेगा जजमेंट का फ्री के अंदर, जो बच्चे एलएलएम की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं एंड जो एडवोकेट्स और लॉयर्स हैं वो वीडियो मिस नहीं कर सकते। ठीक है, नेम ऑफ द जजमेंट क्या है? स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स वर्सेस राजकुमार। इंपॉर्टेंट नेम, इंपॉर्टेंट किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एलएलएम और जुडिशरी वालों के लिए। ठीक है ना, बाकी सब नेम देख लें, कम चांसेस है आने के, बट फिर भी कुछ पता नहीं चलता। नाउ बेंच अब क्या है हमें समझना पड़ेगा, ऐसे ही पढ़ेंगे तो नहीं पता चलेगा कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नर को पावर दी गई है टू ग्रांट पार्डन। ठीक है ना, आर्टिकल 161 के अंदर गवर्नर को पावर दी गई है टू ग्रांट पार्डन। ठीक है ना, सजा माफ करने की पावर। ठीक है, और प्रेसिडेंट को किसके अंदर दी हुई है? प्रेसिडेंट हैज द पावर अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर पढ़ लेना, आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। अब हम अभी के लिए समझते हैं कि ये पावर्स हैं, ठीक है ना, वो आर्टिकल 161 में गवर्नर जो है वो माफ कर सकते हैं सजा। आ गया समझ में? अब एक और हमारा सेक्शन है, वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है टू ग्रांट पार्डन। ठीक है ना, मतलब दो टाइप्स के पार्डन हो गए। एक तो हो गया किसकी पावर? तीन टाइप के हो गए। एक तो प्रेसिडेंट के पास पावर होगी, एक गवर्नर के पास होगी, और एक किसके पास है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है 432 सीआरपीसी के अंदर। ठीक है ना, पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंसेस। क्या है पावर? यहाँ पे लिख दूं, पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंसेस। सस्पेंड और रिमिट। रिमिट का मतलब क्या होता है? सस्पेंड का मतलब तो खत्म ही कर देना, रिमिट का मतलब होता है रिडक्शन। रिमिट का मतलब होता है रिडक्शन। ठीक है ना, ये किसके अंदर? 432 के अंदर ये पावर दी गई है। अब सेक्शन 433A ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन कौन सा? सेक्शन 433 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है? एक वो कहते हैं ये तो ठीक है, ये पावर जो यहाँ पर है और जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दी हुई है, दिस इज फाइन, बट वो एक कंडीशन लगा देता है। यहाँ पे कंडीशन क्या लगाता है कि मिनिमम 14 ईयर्स अंडरगॉन होना चाहिए पर्सन, अगर उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पार्डन कर रही है। अब ये मिनिमम 14 ईयर्स की जो कंडीशन है वो किसके ऊपर लगाई हुई है? जहां पे ऑफेंस फॉर विच डेथ इज वन ऑफ द पनिशमेंट्स प्रोवाइडेड बाय लॉ। डेथ एक पनिशमेंट प्रोवाइड करी गई लॉ में, और वेयर अ सेंटेंस ऑफ डेथ इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन हैज बीन कम्यूटेड अंडर सेक्शन 433 इनटू वन ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जहां पे डेथ सेंटेंस प्रोवाइड करी हुई है एज वन ऑफ द पनिशमेंट्स। ठीक है, या फिर डेथ सेंटेंस मिली थी बट उसको कम्यूट कर दिया गया किसके अंदर? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के अंदर, राइट। तब ये मिनिमम 14 ईयर्स की जो कंडीशन है ये अप्लाई करती है, और ये कौन से सेक्शन के अंदर है? 432 के अंदर क्या पावर है अप्रोप्रिएट स्टेट की? सस्पेंड और रिमिट। अब क्वेश्चन ये था, क्या ये 14 ईयर्स वाली जो कंडीशन है, क्या ये आर्टिकल 161 में गवर्नर को भी अप्लाई होते? गवर्नर भी नहीं माफ कर सकते, पार्डन ग्रांट कर सकते? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन। Now you read the provisions like the whatever is written, you will understand everything. So जल्दी से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। Now section 433A mandates that sentence of prisoner can be remitted only after 14 years of jail. ठीक है, bench observed that section 433A of the
code cannot and does not affect the constitutional powers of president or governor to grant pardon under article 72 or 161 of the constitution. Important है ये, ठीक है. Such power is in exercise of power of the sovereign. However, governor will have to act on the aid and advice of the state government. ठीक है ना, यहाँ पे भी state government की advice पे ही pardon होगा, ठीक है ना. but गवर्नर के पास ये पावर है, ठीक है ना, एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ द सॉवरेन, राइट. कोर्ट नोटेड सॉवरेन पावर ऑफ गवर्नर टू पार्डन प्रिजनर अंडर आर्टिकल 161 इज एक्सरसाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट द गवर्नर ऑन हिज ओन इन रियलिटी, ठीक है ना. वो कहते हैं कि रियलिटी के अंदर स्टेट की पावर ही है ये भी, बट जो ये है वो है, राइट. आ गया समझ? आई होप आ ही गया होगा समझ, बिकॉज मैंने समझा दिया आपको, बट फिर भी डिटेल में समझना है तो उस वीडियो में जाइए एंड यू विल गेट एवरीथिंग, राइट. अब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दैट सीक्स टू एम्पावर स्टेट्स एंड यूटीज टू मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट्स. तो हमने मराठा रिजर्वेशन वाली जो जजमेंट थी वो डिस्कस करी थी, बहुत ही डिटेल के अंदर मैंने डिस्कस करी थी. आई लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो इफ यू वांट टू हैव अ लुक एट दैट जजमेंट. यू मस्ट रीड दैट जजमेंट बिकॉज ये अमेंडमेंट का रीजन ये मराठा रिजर्वेशन वाली जजमेंट है. पढ़ लेते हैं. ऑन May 5, 2021 सुप्रीम कोर्ट हैड dismissed Centre's plea seeking review of majority verdict by the court. The verdict ruled that 102nd constitutional amendment takes back states' power to declare socially and educationally backward classes to grant quota in jobs and admissions. तो मराठा रिजर्वेशन के साथ जो एक और पॉइंट डिस्कस किया गया वो था 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब, ठीक है. एक तरफ जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो कह रही थी कि ये जो अमेंडमेंट है ये स्टेट की पावर्स कि कौन ओबीसी है कौन नहीं है वो नहीं लेती है वापस, जबकि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो अमेंडमेंट है इसके अगर हम वर्ड्स अच्छे से पढ़ें तो इसका मतलब यही है कि अब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू डिक्लेयर. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी नहीं, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नोटिफाई. यहाँ पे देखिए, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नोटिफाई एनी पर्टिकुलर कास्ट एज SEBC. SEBC का मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है ना. और पार्लियामेंट के पावर है टू चेंज द लिस्ट, ठीक है ना. तो ये कहा गया, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा किस जजमेंट में, मराठा रिजर्वेशन की जो जजमेंट थी. अगर आप ये पॉइंट अच्छे से समझना चाहते हैं, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो करा हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं, राइट. 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 338B. This article deals with structure, duties and powers of National Commission for Backward Classes. Also provides for Article 342A that empowers the President to notify any particular caste as SEBC and Parliament to change the list. ठीक है ना. तो जब ये अमेंडमेंट हुई 102nd अमेंडमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब आप यही बनता है कि अब स्टेट के पास पावर नहीं है नोटिफाई करने की ओबीसी की लिस्ट, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. बट 127th अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि वापस स्टेट के पास पावर आ गई. अब दो लिस्ट होंगी, एक स्टेट की लिस्ट होगी और एक सेंटर की लिस्ट होगी, right. That's it for today's video and I'm super happy because with this we complete our legal current affairs for the month of August 2021. I'm so thankful because August के अंदर due to some reason I was not able to cover the videos, मतलब give you the videos साथ साथ में because of some important work that I had. तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जैसे तैसे वीडियोस डालूँ एंड आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ. सो आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई एंड यू कैन चेक आउट ऑल द लीगल करंट अफेयर्स वीडियोस, other legal current affair videos for the month of August and for all other months from May. I've started covering legal current affairs from May, June, जुलाई का 2 वीडियोस रहता है वो मैं डाल दूंगी, बट आपका May, June, August बिल्कुल कंप्लीट हो गया एंड आई एम सुपर हैप्पी एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ. एंड ऑल्सो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं एक वीडियो डालूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि जस्ट बिकॉज आप लोग बोल रहे हो तो मैं डाल दूँ. मुझे रिसर्च करना होता है एंड जब तक मैं रिसर्च नहीं करती तब तक मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती है. तो आई वॉन्ट कि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपको हेल्प करे, राइट. मैं सिर्फ दिखाऊँ ना कि मैं हेल्प कर रही हूँ, मैं एक्चुअल में हेल्प करूँ. दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट एंड द वीडियोज दैट आई हैव डन फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट आई एम रियली हैप्पी कि वो सारी आपको हेल्प करेंगी. सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सब वीडियोज़ देखना, वो एज अ पॉडकास्ट एक्ट करेंगे आपके लिए. सुनते रहो उन वीडियोज़ को, प्लस नोट्स कंप्लीट करो अपने, बहुत ज़रूरी है ये नोट्स, आपको हेल्प करेंगे रिविजन करने में. So yeah, that's it for today's video. Don't forget to check the description box and Logiri signing off. I'll see you super soon. Bye. I'm very happy today. Bye.